प्यारे छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का गर्मजोशी के साथ हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग व्याख्या की व्याख्या करेंगे, अर्थात आप लोगों को परीक्षा में 4 नंबर, एक व्याख्या 4 नंबर का रहता है और फिर एक और, अर्थात 2 व्याख्याओं को आप लोगों को लिखना है 4-4 नंबर का, यानी 8 नंबर की व्याख्या है। आपने विषयनिष्ठ प्रश्नों में देखा होगा कि एक प्रश्न रहता है निबंध से, दूसरा प्रश्न व्याख्या से, तीसरा प्रश्न आवेदन पत्र से, चौथा प्रश्न लघुत्तरीय से, 5वां प्रश्न दीर्घोत्तरीय से और अंतिम प्रश्न संक्षेपण से रहता है विषयनिष्ठ में। तो आज हम लोग व्याख्या कैसे करें इस पर बात करेंगे, क्योंकि 4 नंबर की व्याख्या है और इसको थोड़ा सा संभाल के लिख देने से आपको 4 में 4 भी मिल सकता है। तो इसी पर हम लोग बात करेंगे। तो पाठ शुरू कर रहे हैं एक सुंदर शुभकामना संकल्प के साथ। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि व्याख्या के लिए हम अभी केवल शैली बता रहे हैं, या ऐसा मत समझ लेंगे कि अभी जितनी सारी व्याख्याओं को आपको बताया वही सब व्याख्या पूछी जाएगी। वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि गेस्ट पेपर में जितनी सारी व्याख्याएं दी गई है उन सारी व्याख्याओं को भी आप लोग देख लेंगे। उसी में से कुछ व्याख्याओं को यहाँ दिया गया है और फिर आपको उसमें कुछ व्याख्याओं की व्याख्या करके आपको शैली बता रहे हैं कि इस तरह की शैली का आप प्रयोग करेंगे, आपको बढ़िया नंबर आएगा। तो आप व्याख्या की व्याख्या अभी सुन रहे हैं, ध्यान से सुने, इसको समझें। आप देख रहे हैं पहली व्याख्या है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमुहा जय कवि सुनी, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्न उजियारा, जग सूझा एक नैनाह, वासुक असनक तन माहा, जो लय अम्बई डाब न होई, तो लय सुगंध बसाई न सोई। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि या तो आपको यह पूरा पद दे दिया जाएगा या इस पद की कुछ पंक्तियों को आपको व्याख्या करने के लिए दिया जा सकता है। हो सकता है कि 2-3 पंक्ति ही दे, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पर ध्यान देना है कि आप लोगों को जो व्याख्या लिखना है उस व्याख्या में आप रचना और रचनाकार का नाम निश्चित रूप से देंगे, अर्थात यह किस पाठ से व्याख्या ली गई है और इसके रचनाकार कौन है, इन चीज़ों का उल्लेख आप निश्चित रूप से करेंगे। और तब इस पूरे यानी व्याख्या में जो दी गई पंक्तियां हैं उस पूरी पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है निचोड़ रूप में आपको एक पंक्ति में स्पष्ट कर देना है, और तब फिर अलग आप शुरू करेंगे उसकी व्याख्या और अंत में निष्कर्ष भी आप देने का काम करेंगे। अब जैसे ले लीजिए, ये व्याख्या है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जय कवि सुनी। इसे को आप इस तरह लिखेंगे। आपको मॉडर्न एटम बम के पृष्ठ संख्या 29 पर ऐसे लिखा हुआ है, प्रस्तुत काव्यांश, यह कविता का अंश है, इसीलिए इसको आप कहेंगे काव्यांश। पंक्ति का शब्द का प्रयोग करने के बदले काव्यांश शब्द का प्रयोग करना बढ़िया रहता है, सुंदर शब्द है। वैसे पंक्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है, कोई गलत नहीं है, लेकिन पंक्ति शब्द के बदले में काव्यांश शब्द का प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो प्रस्तुत काव्यांश, आप सीधे तौर पर कवि का नाम लिख सकते हैं या थोड़ा और बढ़ा चढ़ाकर, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेम मार्गी,
निर्गुण भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि मलिक मोहम्मद जायसी हुए। तो इसी को समेटकर यहाँ पर दिया गया है। प्रस्तुत काव्यांश प्रेम मार्गी निर्गुण कवि मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत नामक महाकाव्य के आरंभिक अंश से उद्धृत है। यह आरंभिक अंश से उद्धृत है। आप जानते हैं कि आप लोगों को जो दिया गया है पढ़ने के लिए करबक, 2 करबकों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पहला आपको स्तुति खंड से है और दूसरा उपसंहार खंड से है। तो आरंभिक अंश से लिया गया है यह। तो फिर से एक बार देख लीजिए। प्रस्तुत काव्यांश प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति शाखा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत नामक महाकाव्य के आरंभिक अंश से उद्धृत है, जिसमें कवि ने गुण के महत्व का वर्णन किया है। इसमें कवि ने अपने गुण के महत्व का वर्णन किया है। वह कह रहा है कि एक आँख वाला व्यक्ति भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सामान्य तौर पर एक आँख वाला व्यक्ति को लोग उपेक्षित निगाह से देखते हैं, अशुभ निगाह से देखते हैं, लेकिन वास्तव में यदि गुणवान है तो एक आँख वाला व्यक्ति भी महान हो सकता है। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक आँख वाला मोहम्मद कवि बड़ा गुणवान है। इतना बड़ा गुणवान है कि जो भी उसकी कविता सुनता है वह मोहित हो जाता है। जिस प्रकार चांद को भगवान ने, विधाता ने प्रकाशित तो कर दिया लेकिन उसमें कलंक दे दिया, ठीक उसी तरह गुणवान व्यक्ति में थोड़ा सा विधाता कलंक दे देते हैं। तो हम उसके गुण को देखते हैं, उसके कलंक को नहीं देखते हैं। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन उजियारा। एक तरफ तो उन्होंने चांदनी दी और दूसरे तरफ उन्हें कलंक दिया। एक ही आँख से संसार को वास्तविक रूप में हम देख सकते हैं। जो व्यक्ति एकनिष्ठ होगा वही व्यक्ति वास्तव में सफल जीवन जी सकता है। जो द्वंद्व का शिकार होगा, कभी इस तरफ कभी उस तरफ जाने का प्रयास करेगा, वह कभी सफल नहीं हो सकता है। तो इस तरह आपने इसको देखा और अंत में जो है ये आप देख लीजिए। संसार में विधि ने चांद को प्रकाशित किया, साथ ही कलंक भी दिया। नक्षत्रों के बीच अत्यंत चमकने वाला तारा शुक्र एक ही आँख वाला होता है, लेकिन सारे तारों में वह चमकता रहता है। जब तक आम में मंजरी नहीं आती तब तक उसमें गंध नहीं होती। इस प्रकार संसार में विधि ने गुण के साथ दोष भी दिया है। गुण के आधार पर व्यक्ति या वस्तु संसार में सम्मान पाता है। इस तरह आपने देख लिया कि इस काव्यांश में कवि ने गुण के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, हमें गुणवान बनने का संदेश दिया है। इस तरह आप व्याख्या लिखने का अभ्यास करेंगे। यदि संभव हो तो अंत में आप निष्कर्ष भी एक पंक्ति में दे सकते हैं। निष्कर्षतः प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अत्यंत सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण एवं प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। इससे आप व्याख्या का अंत कर सकते हैं। यदि यह याद नहीं रहे तो इसी से आप काम चला लीजिए। अब दूसरा देखिए। धनिसो पुरुष जस कीरत जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। के न जगत जस बेचा, के न लिन जस मोल। जो यह पढ़े कहानी, हम सबरे दुई बोल। अब यहाँ पर आप देखिए, इसी कवि के द्वारा दूसरे करवक में साफ साफ बता देना चाहता है। ऊपर में जो बात कही गई है उसी को दूसरे रूप में कवि ने स्पष्ट किया है। फिर उसी तरह से आप कहेंगे प्रस्तुत काव्यांश, आप यहाँ पर देखें,
प्रस्तुत काव्यांश दिगंत भाग 2। प्रस्तुत काव्यांश दिगंत भाग 2 में संकलित निर्गुण प्रेम मार्गी कवि मलिक मोहम्मद जायसी रचित करबक, और वह करबक क्या है? पद्मावत नामक महाकाव्य का अंश पाठ से उद्धृत है, जिसमें कवि ने रचना प्रक्रिया के साथ कीर्ति अमरता का बखान किया है। आप जानते हैं कि व्यक्ति कीर्ति के कारण अमर होता है। जैसे आपने इससे पहले के करबक में पढ़ा कि गुण के आधार पर व्यक्ति महान होता है। एक आँख वाला व्यक्ति भी यदि गुणवान है तो वह 2 आँख वालों व्यक्ति से ज़्यादा महान बन सकता है। ठीक इसी तरह यहाँ भी आप देख रहे हैं कि व्यक्ति कीर्ति के आधार पर गुणवान बनता है। जो वास्तव में कीर्तिवान है वह महान बनेगा। तो आप यहाँ पर देख अमरता का बखान किया है। इस संसार में उसी का जन्म धन्य है जो कीर्तिवान है। फूल भले ही सूख जाता है परंतु गंध नहीं, यह यश अमूल्य है, इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। कवि की रचना सार्थक तब होती है जब उसे लोग पढ़ते हैं। इस प्रकार कवि ने लोगों को कीर्तिवान बनने का उपदेश दिया है। कीर्ति के बल पर लोग इस नश्वर संसार में भी शाश्वत बनकर रह सकते हैं। जैसे आपने देखा कि मलिक मोहम्मद जायसी आज से 400-500 वर्ष पहले हुए, लेकिन आज भी हम उनका नाम गौरव के साथ लेते हैं। तो इस तरह आपने देख लिया कि इस कविता में यानी इस काव्यांश में कवि ने कीर्तिवान बनने का संदेश दिया है। इस तरह आपको भी व्याख्या लिखने का अभ्यास करना है। और अंत में जैसे पहली व्याख्या में आपको बताया गया कि आपको मन करे तो आप निष्कर्ष नीचे लिख दीजिए कि निष्कर्षतः प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अत्यंत सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण एवं प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। इस काव्यांश की भाषा अवधि है। इतना आप चाहें तो लिख सकते हैं। यदि नहीं लिखने का साहस है तो आप इतना भी कम से कम लिख देने का अभ्यास करेंगे। तो इस तरह आपने 2 व्याख्याओं को देख लिया। तो इन दोनों व्याख्याओं में आपने गौर किया होगा कि आपको व्याख्या के क्रम में पूछा जाता है 100 प्रसंग व्याख्या लिखें। तो 100 प्रसंग व्याख्या में आप पंक्ति की व्याख्या तो करें ही, महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ पाठ का नाम भी उल्लेख करना आवश्यक है। इसके साथ साथ पाठकार का नाम भी बताना जरूरी है। उसको सुंदर वाक्य गठन के आधार पर सेट कर दें, जिसको हमने आपको बार बार बता दिया कि प्रस्तुत काव्यांश मलिक मोहम्मद जायसी रचित करबक पाठ से उद्धृत है, ऐसा आप लिख सकते हैं। अभी जो बताया गया, प्रस्तुत काव्यांश मलिक मोहम्मद जायसी रचित करबक पाठ से उद्धृत है, जिसमें कवि ने कीर्ति के आधार पर व्यक्ति को महान सिद्ध करने का प्रयास किया। संक्षेप में आप ऐसा लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसके आधार पर अभ्यास करें। यह व्यवस्थित रूप से लिखी गई व्याख्या है। आपको हमेशा याद रखना होगा कि यहाँ पर नमूना के तौर पर जो अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्या है उसको हम आपको बता रहे हैं। विशेष तौर पर आपको मॉडर्न एटम बम को ईमानदारी से पढ़ना आवश्यक है। ईमानदारी से, सूक्ष्मता से पढ़ना जरूरी है। आप उसको पढ़ेंगे, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। उसको बहुत सोच समझकर संभल कर लिखा गया है। उस गेस में भी यहाँ पर आपको जो हमें बहुत महत्वपूर्ण लगा वो हम बोल रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ना है सबों को। अब इसके बाद देखिए, भगत विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करि गाय,
योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। इसमें आप देख रहे हैं प्रस्तुत काव्यांश नाभा दास रचित। प्रस्तुत काव्यांश नाभा दास रचित 26 पाठ से उद्धृत है, जिसमें कवि ने कबीरदास के विचारों को, कबीरदास के साहित्यिक गुणों को अत्यंत संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उसी को यहाँ पर आप देख रहे हैं सजाकर लिख दिया गया है। प्रस्तुत काव्यांश दिगंत भाग 2 में संकलित नाभादास रचित 26 पाठ से उद्धृत है, जिसमें कवि ने कबीर की विशेषताओं का वर्णन किया है। इस तरह आप भी सजाकर लिखने का अभ्यास करेंगे। इतना डिटेल आप नहीं लिख सकते हैं तो कम से कम इतना लिखिए, प्रस्तुत काव्यांश नाभादास रचित 26 पाठ से उद्धृत है, जिसमें कवि ने कबीर के साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। और तब आप लिखना शुरू करेंगे कबीर के अनुसार भक्ति से अलग जितने सारे धर्म हैं वह धर्म नहीं है, वह अधर्म है। भजन के बिना योग यज्ञ व्रत दान इत्यादि सब बेकार है। तो इस तरह इन पंक्तियों में कवि ने भक्ति और भजन के मूल्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और आगे फिर आप देखेंगे साखी शब्द और रमैनी इस बात का प्रमाण है कि कवि ने कहने का मतलब कबीर ने कभी किसी के साथ वैरभाव नहीं किया। कभी किसी के साथ वैरभाव नहीं किया का तात्पर्य हिंदू और मुसलमानों में उन्होंने कोई अंतर नहीं किया। हिंदू और मुसलमान दोनों को वे बड़े आदर के साथ देखते रहे। इस तरह आपने देख लिया कि कबीर की निष्पक्षता को नाभादास ने बड़ी कलात्मकता के साथ सामने रखने का प्रयास किया है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों में कोई भेद नहीं किया, हित की बात सबों के साथ की। उन्होंने कभी मुँह देखी बात नहीं की। वर्णाश्रम हो या सरदर्शनी कभी किसी से द्वेष नहीं किया। इस तरह अति संक्षेप में कबीरदास की विशेषताओं को यहाँ पर नाभादास ने प्रस्तुत किया है। इस तरह आपको फिर कहा जा रहा है कि व्याख्या में आप खूब संभल कर पाठ और पाठकार के नाम का उल्लेख जरूर करेंगे, अन्यथा नंबर आपका बहुत कट सकता है अर्थ लिखने के बाद भी। तो आपने देख लिया कि इसमें पाठकार के साथ जो पंक्तियां दी जाती है उन पंक्तियों का अर्थ भी आपको स्पष्ट करना पड़ता है। अब इसके बाद देख लीजिए, प्रतिभट्ट कटक कटीले केते काटि काटि कालिका सी किलक कलऊ देत कालकू। आप इसको डिटेल में मॉडर्न टम्बम के पृष्ठ संख्या 33 पर आप देख सकते हैं। इस पंक्ति को देखिए। इस पंक्ति में आप देखेंगे, इसको फिर से व्याख्या के रूप में समझिए। प्रस्तुत काव्यांश रीतिकालीन कविभूषण रचित कवित्व पाठ से उद्धृत है, जिसमें कवि ने, आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें कवि ने किसका वर्णन किया है? इसमें कवि ने छत्रसाल की तलवार का वर्णन किया है। छत्रसाल की तलवार का वर्णन, महाभट्ट दुश्मनों को भी वह साजी मारकर कालिका को भोग लगा देती है। कौन? ये तलवार ऐसी तीक्ष्ण है कि दुश्मन के गर्दनों को काट काट कर, वह दुश्मन कोई साधारण दुश्मन नहीं, प्रतिभट्ट है, बहुत बड़ा वीर बांकड़ा दुश्मन है। उस दुश्मनों को
कि गर्दन को काट काट कर वह कालिका को भोग लगाने का काम करती है तलवार। कटक कटीले दुश्मनों को देखकर और राजा जहां सहम जाते हैं वहीं छत्रसाल चुटकी बजाते हैं, उन्हें मौत के घाट पहुंचा देते हैं। इस तरह आपने इस कवित्व में देखा कि कवि ने छत्रसाल की तलवार की तीक्ष्णता का वर्णन किया है। छत्रसाल की तलवार की तीक्ष्णता का वर्णन करने का मतलब है छत्रसाल की वीरता का वर्णन करना। इस तरह आपने इसको देखा और तब आप 5वें प्रश्न को देखिए। यह जो व्याख्या है, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई। यह कहाँ की पंक्ति है? इसकी कवयित्री कौन है? इस सब को देखने के लिए आपको यहाँ पर लिख दिया गया। मॉडर्न एटम बम के पृष्ठ संख्या 33 पर इसको देखना है और इसका उत्तर यहाँ पर आप देख लीजिए। प्रस्तुत काव्यांश आप यहाँ पर डिटेल पढ़ते हैं, उसको लिखते हैं, बहुत बढ़िया है। ये सिस्टमेटिक लिखने का ढंग यही है। लेकिन यदि आप उतने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो आप सीधे लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता से उद्धृत है, जिसमें कवयित्री ने पुत्र के वियोग का चित्रण किया है। आप यहाँ पर देखिए, यह कविता कवयित्री की प्रतिनिधि रचना है, मुकुल नामक काव्य संग्रह से ली गई है। इसमें कवयित्री ने पुत्र के वियोग में तड़पती माँ की पीड़ा का चित्रण किया है। जिस पुत्र को माँ लोरियां गाकर और थपकी देकर सुलाती थी, उसके चेहरे पर तनिक मलिनता भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसे देखकर इतनी व्याकुल हो जाती थी कि आँखों में ही रात गुजर जाती थी। वह पुत्र अब उससे सदा के लिए दूर हो गया है। इस प्रकार प्रस्तुत शोक गीत में कवयित्री ने पुत्र वियोग में माँ की तरफ का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। यह वियोग वैयक्तिक होकर भी निर्वैयक्तिक यानी कह लीजिए सार्वजनिक है। निर्वैयक्तिक का पर हुआ सार्वजनिक। एक माँ की पीड़ा सिर्फ एक माँ की पीड़ा नहीं, संसार की सभी माताओं की पीड़ा है। यह तात्कालिक होकर भी सार्वकालिक है, सार्वभौतिक है। इस तरह आपने इसको जान लिया। अब इसके बाद छठे व्याख्या को देखें, बल्कि ये कह लीजिए कि इसी तरह जितनी सारी व्याख्याएं हैं उन सारी व्याख्याओं को आप इसी रूप में याद करेंगे। आपको यहाँ पर 10 व्याख्याओं को दिया गया है। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। इसी तरह आपको लिखना है। प्रस्तुत काव्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता से उद्धृत है, जिसमें कवयित्री ने अपने पुत्र के वियोग की पीड़ा का चित्रण किया है। आप यहाँ पर देखते हैं कि चारों ओर हंसी खुशी का वातावरण हो, आनंद का वातावरण हो, उमंग का वातावरण हो, लेकिन पुत्रहीन माँ के लिए वह सारा उमंग उत्साह बेकार होता है। जब तक उसको अपना पुत्र नहीं मिल जाता तब तक उसके जीवन में खुशियाँ आ ही नहीं पाती है। तो इस तरह आप इसको देख रहे हैं। और तब 7वें को देखिए, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो जन जन का चेहरा एक, एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक। इसमें आप देख रहे हैं कि यह मॉडर्न एटम बम के पृष्ठ संख्या 35 पर उल्लेखित है। उसको आप पढ़ेंगे बढ़िया से। और यहाँ पर आप इसको फॉर्मल रूप में देख लीजिए कि प्रस्तुत काव्यांश मुक्तिबोध रचित जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से उद्धृत है, जिसमें कवि ने
संसार के सभी किसान मजदूरों के जीवन की समस्याओं को एक माना है। चाहे जो देश हो, जो प्रांत हो, जो नगर हो, सबों के चेहरे पर एक तरह की समस्या की झलक है। वह गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, तो उस शोषण पीड़न की पीड़ा की झलक उसके चेहरे पर देखी जा सकती है। चाहे वह मजदूर एशिया का हो, यूरोप का हो, अमेरिका का हो, सबों के चेहरे पर एक जैसी रेखाएं दिखाई पड़ती है, सबों के चेहरे पर एक जैसी छाप दिखाई पड़ती है। और उसकी गलियों में जो धूप निकली है, उसके बीच जो ज्ञान का प्रकाश जगा है, उस प्रकाश का रूप भी देखा जा सकता है संसार के सभी मजदूरों के क्षेत्र में। तो इसी को यहाँ पर लिख दिया गया है। अब इसके बाद देखिए, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन चलाता है। इसको आप लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश रघुवीर सहाय रचित अधिनायक शीर्षक कविता से उद्धृत है, जिसमें कवि ने स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर तीखा व्यंग किया है कि यहाँ का जो अधिनायक है, वह अधिनायक आज सेवक के रूप में है और सेवक अधिनायक बना हुआ है। प्रजातंत्र में वास्तव में नागरिक, आम प्रजा ही भारत के भाग्य विधाता है। लेकिन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र के कारण, राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण आज जो नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, जो जनता के सेवक हैं, वही आज अधिनायक बने हुए हैं। उस अधिनायक को चारों ओर से, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों ओर से जो नंगे बूचे किस्म के लोग हैं, भूखे बदहाल लोग हैं, वे आते हैं और सिंहासन पर बैठे अपने नेताओं की जी हजूरी करते हैं, सलामी करते हैं, उन्हें तरह तरह की उपाधियां प्रदान करते हैं, उन्हें भगवान के रूप में सेवते हैं। इस तरह कवि ने आज जो प्रजातंत्र का गलित रूप है, भ्रष्ट रूप है, उसको सामने रखने का प्रयास किया है कि लगातार जनता बदहाल हो रही है और ये नेता मालो माल हो रहे हैं। इस तरह इस व्याख्या को आप देखेंगे और तब ये देख लीजिए कि हर वे आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। इस व्याख्या को देखें। इसको भी इसी तरह से आप लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश विनोद कुमार शुक्ल रचित प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता से उद्धृत है, जिसमें कवि ने मेहनत कश व्यक्ति को लोहा सिद्ध करने का प्रयास किया है। उसी मेहनत कश व्यक्तियों के बलबूते पर हमारा देश समाज चलता है। हमारे जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति उसी के आधार पर है। अतः मेहनत कश व्यक्ति लोहा है। जिस तरह हम लोहा के साधन के बिना एक पल आगे बढ़ नहीं सकते हैं, उसी तरह इस मेहनत कश के मेहनत मजदूरी के बिना हमारा जीवन एक पल भी आगे बढ़ नहीं सकता है। और इस मेहनत कश में भी जो दबी सताई हुई औरत है, दबी सताई हुई औरत मेहनत कश है, वह विशेष किस्म का लोहा है। उस पर कवि ने अधिक बल देने का प्रयास किया है, अर्थात उसका ऋण हमारे देश पर, हमारे समाज पर बहुत अधिक है। इस तरह आप इस व्याख्या को पूरा करेंगे। और अंतिम व्याख्या आप देख लीजिए। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। इसको आप इसी तरह लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश शमशेर बहादुर सिंह रचित उषा शीर्षक कविता से उद्धृत है, जिसमें कवि ने
प्रातःकालीन सौंदर्य का बड़ा मोहक चित्रण किया है। यह उषा काल बड़ा सुंदर जादूगरनी के तरह दिखाई पड़ती है, जो पल पल जादू का खेल दिखाती है। तरह तरह का खेल दिखाकर लोगों का मन मोहती है, और जब सूर्योदय हो जाता है तो उसका खेल दिखाना बंद, प्रकृति में प्रकाश फैल जाता है और जादू टूटता है। उषा जो जादू दिखाती है जादूगरनी की तरह, वह जादू टूटता है और सूर्योदय हो जाता है। इस तरह आपने सभी व्याख्याओं को नमूना के तौर पर देखा कि हम व्याख्या कैसे करें। इस बात को यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको व्याख्या में बढ़िया नंबर आएगा। फिर आपको कह रहे हैं कि यहाँ नमूना के तौर पर आपको जो 10 व्याख्याएं दी गई है, उस 10 व्याख्याओं को तो आप ध्यान से पढ़ेंगे ही, समझेंगे ही, बाकी जो है उसको भी ईमानदारी से आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसी पढ़ने के प्रयास की शुभकामना के साथ, संकल्प के साथ यह व्याख्यान आपका समाप्त होता है। हम लोग अब अगले व्याख्यान में मिलेंगे। तो आपको परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर आए, इस शुभाशीष के साथ यह व्याख्यान अब समाप्त होता है। धन्यवाद।